तो इसमें क्या है, हमारे पास नॉन लीनियर इलास्टिसिटी है। हमारे पास जो इससे पहले हमने पढ़ा था कि हमारे पास डक्टाइल मटेरियल और ब्रिटल मटेरियल होते हैं। यहाँ पे हमारे पास ऐसे मटेरियल जो कि नॉन लीनियर बिहेव करेंगे, ना वो पूरे डक्टाइल है ना वो प्योरली वो ब्रिटल होंगे। अब होता है कि ये मटेरियल कुछ ऐसे होते हैं शुरू शुरू में, जैसे होता है ना, मतलब लास्ट में पढ़ा था कि विस्को प्लास्टिक मटेरियल होता है कि शुरू शुरू में ये बिल्कुल नॉर्मल बिहेव कर रहे होते हैं, फिर इनका बिहेवियर होता है ना कुछ अलग से और बिहेव करना शुरू हो जाता है। बीच में आया था प्लास्टिक मटेरियल बिहेव कर रहे होते हैं, थोड़े सॉफ्ट हो जाते हैं, फिर कुछ वक्त के बाद थोड़े हार्ड होना शुरू हो जाता है। तो इनका बिहेवियर कुछ ऐसा होता है। तो इसके ना जो यंग मॉडल्स निकालने के लिए दो क्राइटेरिया हैं। पहला क्राइटेरिया क्या है कि आप इसको बहुत सारे नंबर ऑफ़ पीसेज में ब्रेक कर दो। ऐसे ब्रेक करो कि हर पीस आपका एक स्ट्रेट लाइन हो। सही है। फिर हर उस स्ट्रेट लाइन का आप यंग मॉडल्स निकाल लो टेंजेंट लेके, या फिर उस पर नॉर्मल गिरा के, और फिर सबको सम कर दो। तो पहला तरीका आपका ये है, एडिंग ऑफ ऑल द वैल्यू एंड डिवाइड बाय द नंबर ऑफ डिवीजन विद द गिवन वैल्यू ऑफ यंग मॉडल्स। इसमें होता क्या है कि अपने इस ग्राफ को बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करो, और डिवाइड करके हर पार्ट का ना अलग अलग यंग मॉडल्स निकालो, सिंपल उसको ऐड कर दो या उसके एवरेज ले लो। और दूसरा अच्छा तरीका क्या है कि बेसिक जो मटेरियल है, शुरू के 10% तक तो ये आम मटेरियल की तरह बिहेव कर रहा होता है। तो हम जैसे क्या क्या करें कि शुरू के जो 10% जो इसने बिहेव किया हुआ है ना, सिर्फ इसी का यंग मॉडल्स निकाल लें और उसी को इस पूरे मटेरियल का यंग मॉडल्स कहलाते हैं। तो ये वही लिखा हुआ है कि सिर्फ शुरू का सिर्फ जो 10% होता है ना शुरू का, वो दूसरे जो मटेरियल होते हैं उनकी तरह बिहेव कर रहा होता है यहाँ तक। सिर्फ उसी का हम यंग मॉडल्स निकालें और वही उस पूरे मटेरियल का यंग मॉडल्स तस्वर कर लें। तो दूसरा मेथड आमतौर पर फॉलो किया जाता है। सही है। अच्छा, ये कुछ बेसिकली थ्योरी लिखी हुई है कि कुछ मैथमेटिकल मॉडल्स हैं जो बने हुए हैं, जो कि आपके इस मटी जो विस्को इलास्टिक मटेरियल होता है उसको, रबर लाइक मटेरियल जो होता है उनको विस्को इलास्टिक मटेरियल बोलते हैं, उनको कुछ बता रहे होते हैं। सिर्फ थ्योरी वगैरह इसमें कुछ खास बताया नहीं हुआ, कोई डेरिवेशन वगैरह भी नहीं है। जैसे मटेरियल है, कुछ माइक्रो मैकेनिकल मटेरियल होते हैं, कुछ फिनोमोलॉजिकल मटेरियल होते हैं। ये उनके कुछ क्राइटेरिया बताया हुआ है। इनके बेसिकली मॉडल्स हैं। 3 चेन मॉडल है इन्होंने बनाया था, 4 चेन मॉडल है। इन्होंने बेसिकली सबके मैथमेटिकल मॉडल्स बनाए हुए हैं। इस तरह ये दूसरे साइंटिस्ट हैं, ये दूसरा मेथड है, इसके भी कुछ मैथमेटिकल मॉडल्स बने हुए हैं। इस तरह इसके भी ये मैथमेटिकल मॉडल बने हुए हैं। तो सिंपल इसमें दो स्लाइड में लिखा हुआ है कि आपके बहुत सारे मैथमेटिकल मॉडल्स बने हुए हैं इनको डिफाइन करने के लिए। आपका बेसिकली जो रबर लाइक सब्सटेंस होता है उनका बिहेवियर होता क्या है। रबर लाइक सब्सटेंस होता क्या है कि जो उसके जो जैसे पॉलीमर होते हैं ना, पॉलीमर्स, पॉलीमर होता क्या है, बहुत सारे एक स्ट्रेट चेन होती है उनकी। ये पॉलीमर होते हैं, स्ट्रेट चेन होते हैं। अगर वो चेन आपकी गुंजल हो जाए, जैसे यहाँ पे देखो गुंजल हो गई है, मतलब एक दूसरे के अंदर घुस गई है, एक क्लस्टर बन गया इसका, इसको बोलते हैं कि फिजिकली आपस में अटैच्ड हो गया है। फिजिकली अटैच का मतलब क्या है कि वो इंटेंजलमेंट हो गए। और दूसरा इसमें जुड़ने का तरीका क्या होता है कि आपस में उनका क्रॉस लिंक आ गया है, कि एक आपका लिंक जो है ना वो दूसरे के साथ केमिकली बाउंड हो गया है। आपका जो रबर लाइक सब्सटेंस होता है उसकी इसी प्रॉपर्टी की वजह से दो प्रॉपर्टी होती है उसकी। पहली प्रॉपर्टी क्या है, इंटेंजलमेंट होती है, जिसको हम बोलते हैं कि फिजिकली अटैच्ड हो गया है। और दूसरी क्या है, क्रॉस लिंक्स, जिसको हम बोलते हैं कि वो केमिकली अटैच्ड हो गया है। तो इन दोनों के अटैच होने की वजह से क्या होता है, अगर हम इसको हम स्ट्रेच करते हैं तो ये अपने जो जिसका ओरिजिनल शेप होता है उससे भी ज़्यादा हमें ये एलोंगेशन दे रहा होता है कि जब इसको हम यहाँ पे लिखा हुआ है, तो फिर देखो यहाँ पे क्या है, इंटेंजलमेंट हुआ है, शेप स्ट्रक्चर इंटेंजलमेंट है। जैसे इसको हम स्ट्रेच करते हैं ना, तो होता क्या है कि ये अपनी शेप से 2 गुना या 3 गुना ज़्यादा भी स्ट्रेच हो जाता है। इसकी वजह क्या होती है कि शुरू शुरू में इसके ये इंटेंजलमेंट ओपन होते हैं, तो ये तो उसकी शेप थोड़ी बढ़ जाती है। लेकिन जैसी वो जो हमें आसान शेप बनाए थे उसकी, जैसे देखो फॉर एग्जांपल एक लिंक ये रहा, दूसरा लिंक ये रहा, तीसरा लिंक ये रहा, यहाँ पे ये क्रॉस लिंक हुआ है।
तरह ये रहा, ये रहा, ये रहा, यहाँ पे ये भी क्रॉस लिंक हुआ है। जब इसको हम खींचते हैं ना, यहाँ से फोर्स लगाई और यहाँ से फोर्स लगाई, शुरू से मैं सपोज कर लिया यहाँ पे गुंजल था सारा, ये यहाँ भी सारा यहाँ पे क्लस्टर बना हुआ था इसका। जब इसको हम स्ट्रेच करते हैं सबसे पहले क्लस्टर ख़त्म होता है इसका, ये क्लस्टर स्ट्रेट होता है, यहाँ से भी क्लस्टर स्ट्रेट हो गया, यहाँ से इसका क्लस्टर क्या हुआ, स्ट्रेट हो गया। अब स्ट्रेट होने के बाद क्या होता है, फर्दर फिर ये क्रॉस लिंक होता है। ये क्रॉस लिंक एक स्ट्रक्चर को दूसरे स्ट्रक्चर के साथ इसने जोड़ा होता है ऐसे, एक क्लस्टर के जो स्ट्रेट लाइन होती है उसको दूसरे क्लस्टर की स्ट्रेट से जैसे जोड़ा होता है। इसी प्रॉपर्टी की वजह से क्या होता है, क्या हम इस जो रबड़ लाइक सब्सटेंस होता है उसको बहुत ज़्यादा उसको हम स्ट्रेच कर सकते हैं। दो प्रॉपर्टी होती है, पहले इंटेंजलमेंट होती है, दूसरा इसके क्रॉस लिंक्स होते हैं। इंटेंजलमेंट से वो बढ़ता है जब उसको स्ट्रेच किया जाता है, और क्रॉस लिंक से वो उस स्ट्रेच पोजीशन में ही भी अपनी ओरिजिनल शेप को बरकरार रखा होता है। जैसे ही आपका ये क्रॉस लिंक ब्रेक होता है तो आपका जो मटेरियल होता है वो ब्रेक हो जाता है। तो दो प्रॉपर्टी होती है, इंटेंजलमेंट और क्रॉस लिंक्स। ये समझ आया? आगे आगे। फिर एक क्वेश्चन है, एक चीज़ होती है वॉल्केनाइज रबर। इसके अंदर क्या होता है कि हम इसके अंदर खुद ही केमिकली इसके अंदर हम लोग जानबूझ के क्रॉस लिंक्स बनाते हैं, जानबूझ के। तो ये जानबूझ के उसके अंदर क्रॉस लिंक्स बनाते हैं। अब लिखा हुआ है कौन सी चीज़ ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होती है। नेचुरल रबर जो होते हैं ना उसके अंदर इतने ज़्यादा क्रॉस लिंक्स नहीं होते, सही है। उसके अंदर सिर्फ फिजिकल इंटेंजलमेंट होती है, मतलब सिर्फ गुंजल टाइप शेप ऐसी होती है। अगर हम उसको स्ट्रेच करते हैं तो क्या होता है, वो इजीली ब्रेक हो जाती है। जैसे सपोज कर लो कि आटा आटा सपोज कर लो, इसमें जो आटा होता है ना उस जैसी प्रॉपर्टी शो करेगा जो नेचुरल रबड़ होती है। इस तरह दूसरा जो वोल्केनाइज रबड़ होता है उसके अंदर क्रॉस लिंक्स होते हैं, तो वो लोड जो उसको लोड प्रोवाइड करते हैं तो वो लोड को बेयर भी कर लेता है, और अगर उसको हम स्ट्रेच करते हैं तो वो कुछ ऐसा बिहेवियर भी शो कर रहा होता है। अब कुछ मैथमेटिकल चीज़ आती है इसमें। एक कॉन्सेप्ट आता है चेन डेंसिटी का। चेन डेंसिटी क्या होती है, इसको हम लोग एन सी से रिलेट करते हैं। इसका फार्मूला होता है नंबर ऑफ़ क्रॉस लिंक्स, इसको स्मॉल एन से लिखते हैं, डिवाइड बाय वॉल्यूम। बेसिकली एन सी बराबर होता है, ये बेसिकली चेन डेंसिटी ये बराबर होता है नंबर ऑफ़ क्रॉस लिंक्स डिवाइड बाय आपका वॉल्यूम, कितने वॉल्यूम में कितने क्रॉस लिंक्स आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल इसको मैं एक वॉल्यूम तस्वुर कर रहा हूँ, तो इस वॉल्यूम के अंदर 1 2 3 4 5 क्रॉस लिंक्स आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल वॉल्यूम जो है मेरे पास 1 मीटर स्क्वायर है, तो इसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी, तो ये इसकी डेंसिटी आ जाएगी 5। तो ये हमारे कहलाती है चेन डेंसिटी, कि किसी पर्टिकुलर वॉल्यूम में कितने नंबर ऑफ़ क्रॉस लिंक्स लाई कर रहे हैं। और इसका एक रिलेशन है, चेन डेंसिटी का रिलेशन बना हुआ आपके पास शेयर मॉडुलस के साथ। शेयर मॉडुलस बराबर होता है आपके पास चेन डेंसिटी इंटू बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इंटू टेम्परेचर, जो एक रिलेशन है। अब इन्होंने किया क्या है, ये जो इस रिलेशन को मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय एवोगाड्रो नंबर किया हुआ है। जब एवोगाड्रो से मल्टीप्लाई किया तो उसके बाद तो एवोगाड्रो और के से मल्टीप्लाई होकर इसने ये बना दिया, आर बना दिया, आर ये आ गया, और आपका डिवाइड में एक एवोगाड्रो नंबर वैसे ही रहा। फर्दर उन्होंने एक और क्राइटेरिया यूज़ किया हुआ है, नंबर ऑफ मोल इक्वल्स टू गिवन मास अपन मोलिकुलर मास, और एवोगाड्रो नंबर, एक रिलेशन यूज़ किया केमिस्ट्री का। फिर इस रिलेशन में क्या किया उन्होंने, जो एन सी था, एन सी का फॉर्म, एन सी वही आपके पास चेन डेंसिटी है, ये बराबर होता है नंबर ऑफ़ चेन डिवाइड बाई वॉल्यूम। यहाँ पे उन्होंने जो स्मॉल एन था उसकी वैल्यू निकाली, जो कि एन सी अपॉन एन सी मल्टीप्लाई वी आ गया। ये एन सी वी की वैल्यू उन्होंने रखी इस इक्वेशन में, यहाँ पे रखा के बाद ये रिलेशन बनकर आ गया। फिर जो एन सी अपॉन एन ए का रिलेशन था ना, ये उठा के आपने रख दिया इसके अंदर एन सी अपॉन ए की जगह, यहाँ पे रखा के एक जामिया फार्मूला ये बनकर आ गया। तो इसके बाद आपके पास ये शेयर मॉडुलस भी है, मोलिकुलर मास भी है, डेंसिटी भी है, आर भी आपके पास, टी भी है। अब इससे कुछ न्यूमेरिकल में क्या लिखा है आपके पास, एक चेन डेंसिटी गिवन है, मतलब आपको एन सी गिवन है,
एनसी के बाद आपका फिर आपकी डेंसिटी गिवन है। अच्छा, ये डेंसिटी एक्चुअल डेंसिटी है, और जो एनसी है ना ये आपके पास चेन डेंसिटी है। चेन डेंसिटी में इसमें फ़र्क है। चेन डेंसिटी क्या होता है? नंबर ऑफ क्रॉस लिंक्स पर वॉल्यूम, ये अलग होता है। देखो यूनिट में ही फ़र्क है इसके। और आपके पास एक्चुअल डेंसिटी ऑफ मटेरियल है। टेम्परेचर दे दिया, डिटरमाइन द शेयर मॉडुलस, आपको कुछ पैरामीटर गिवन है। आर वही आपके पास जनरल गैस कांस्टेंट, जो वही चीज़ होती है। अब जी के लिए आपने जी वाला फार्मूला यूज़ किया, उसके बाद आपने एन सी पता रहा, आपको के पता रहा, टी पता रहा। आपने पहले शेयर मॉडुलस निकाला, फिर शेयर मॉडुलस आपने इस फार्मूले में पुट किया, आपने वहाँ से एम सी भी निकाल लिया। तो फार्मूले सिंपल है, बस पुट करना और आंसर निकालना आपने। फिर अगला इसका भी एक कॉन्सेप्ट आता है कि इसका भी वॉल्यूम जो होता है वो चेंज नहीं होता। अगर जो मटेरियल आपके रबड़ वाला मटेरियल होता है उसको हाइपर इलास्टिक मटेरियल बोलते हैं। अगर इसको हम लोग स्ट्रेस लगाते हैं तो इसका वॉल्यूम भी जो बराबर होता है, इनिशियल वॉल्यूम बराबर होता है फाइनल वॉल्यूम के। ये कॉन्सेप्ट यूज़ किया हुआ है। फिर इसको सॉल्व किया गया है जैसे पहले सॉल्व किया था। ई इज इक्वल टू चेंज अपन ओरिजिनल लेंथ, इसको ओपन किया तो ये आ गया। ये वही आपके पास क्या है, लेमडा के बराबर ले लिया इसको। तो ये भी लेमडा है, ये भी डिवीजन लेमडा, ये भी डिवीजन लेमडा। तीन में क्या करती है, लेमडा में लेमडा 3 पुट कर दिया, और लेमडा 2। अच्छा, इस वाले केस में जैसे पिछले केसेस में एप्सिलॉन 1 बराबर था एप्सिलॉन 2 के, यहाँ पे लेमडा 2 बराबर है लेमडा 3 के। ये केस लगाया, और लेमडा 1 बराबर है सिंपल लेमडा के, सपोज कर लिया उसको। तो यहाँ पे जो लेमडा 2 लेमडा 3 आपस में बराबर है, लेकिन वो अंडर रूट ऑफ लेमडा 1 के बराबर होते हैं। तो जिस डायरेक्शन में आप फोर्स लगा रहे हो ना, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हो वो आपका लेमडा 1 होता है। ये सही है। और जो दूसरी आपकी ये वाली डायरेक्शन और ये डायरेक्शन आपकी लेटरल डायरेक्शन होती हैं। ये डायरेक्शन और ये डायरेक्शन आपकी लेटरल डायरेक्शन पे। तो लेटरल डायरेक्शन का जो लेटरल डायरेक्शन में आपकी जो टेंसाइल या कंप्रेशन हो रही होती है ना, वो आपकी एक्चुअल डायरेक्शन का 1/√, होती है। ये बता रहा है रिलेशन। फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो हमारे पास वैल्यू आ रही है स्ट्रेच की, वो 2 आ रही है। तो यहाँ पे कितनी आएगी, 1/√2। यहाँ पे कितनी होगी, 1/√2। तो हमें इससे ये रिलेशन मिला हुआ है। सर ये लैम्डा 2 बराबर लैम्डा 3 के, ये ऐसे सपोज किया हमने। ये थ्योरी है, इसका मुझे भी नहीं पता। सपोज नहीं क्या, ये एक थ्योरी है। ठीक है, ठीक। देखो होता क्या है, अगर हम सिर्फ यहाँ पे सपोज कर रहे हैं ना, इधर स्ट्रेस लगा रहे हैं, तो उन्होंने ये सपोज किया हुआ है जब इस डायरेक्शन में इसको फोर्स लगती है ना, जितना कंप्रेस यहाँ से होगा ना, उतना ही कंप्रेस यहाँ से भी होगा। ये सब पोजीशन है इसकी। सही है, सही है, सही सही। है। अब फिर ये कुछ थ्योरी हैं, अगर हमें इसके अंदर स्ट्रेस निकालना होता है सिंपल, क्योंकि ये रबड़ लैक सब्सटेंस है ना, रबड़ लैक सब्सटेंस में स्ट्रेस हम आम फार्मूले से नहीं निकाल सकते। तो इसके लिए स्ट्रेस निकालने का तरीके का कुछ चेंज हो जाता है, वो ये होता है। इसके डिफरेंट फिर थ्योरीज आती हैं। पहली थ्योरी ये है, उन्होंने इसका फार्मूला ये बोला स्ट्रेस का। दूसरी थ्योरी ये है, उन्होंने स्ट्रेस का फार्मूला ये पेश किया। तीसरी थ्योरी ये है। तो डिफरेंट आने वाले लोगों ने डिफरेंट आने वाली थ्योरी पेश की स्ट्रेसेस की। अब इसमें एक चीज़ कॉमन है, डब्ल्यू की वैल्यू। डब्ल्यू की वैल्यू बेसिकली पेश की थी आपके इन भाई साहब ने, हेल्जापेल फेल ने। ये क्या बोलते हैं, इसको डेरिवेट करना है, इससे ऐसे कुछ फार्मूला को बताया, इसको डेरिवेट करना। और लैम्डा आपका वही है, स्ट्रेच है, स्ट्रेच इन एक्स डायरेक्शन, कितना स्ट्रेच आपका हो रहा है। तो ये फार्मूला याद ही करने हैं, ये भी और ये भी। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछेगा, आपको क्वेश्चन में बोलेगा कि कोई सी एक थ्योरी बोल देंगे, फॉर एग्जाम्पल ये थ्योरी बोल देंगे, इस थ्योरी को यूज़ करो, या इस थ्योरी को यूज़ करो, या फिर इस थ्योरी को यूज़ करो। तो आपको उसका फार्मूला स्ट्रेस का यूज़ करना होगा। जैसे इसमें क्या गिवन है, इसमें आपको वही दोबारा आपको चेन डेंसिटी गिवन है, आपको टेम्परेचर गिवन है, आपको बोल्ट्जमैन कांस्टेंट गिवन है। सबसे पहले आपने वही फार्मूला करके जी की वजह निकाली। जी को निकालने के बाद आपको बोला गया था यहाँ पे कि आपने ये वाली थ्योरी यूज़ करनी है। इस थ्योरी में क्या होता है, स्ट्रेस की वैल्यू ऐसे निकाली जाती है। और आपको जो लैम्डा था ना, देखो लैम्डा ऐसे गिवन होता है, इफ़ स्ट्रेच इन एक्सियल डायरेक्शन इज़ फाउंड टू बी 2। मतलब क्या, अगर इनिशियल लेंथ उसकी 1 थी ना, 1 सेंटीमीटर थी, तो स्ट्रेच करने के बाद उसकी फाइनल लेंथ कितनी बन गई, 2 सेंटीमीटर बन गई, मतलब डबल हो गया स्ट्रेच।
एल एफ डिवाइड बाय जो एल नॉट था ना, उसकी वैल्यू डबल आ गई। मतलब जो अपने जो स्ट्रेच किया ना किसी बॉडी को, वो 2 टाइम ऑफ स्ट्रेच किया हुआ है। तो यहाँ पे आपने थ्योरी वही यूज़ की, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया था नियो हुकम की थ्योरी यूज़ करनी है। तो ये थ्योरी यूज़ किया आपने, इसकी जगह 2 रखा, यहाँ भी 2 रखा, आपने इसको सॉल्व किया, आपका ये वाला आंसर आ गया। अगर आपको बोलते कि दूसरी डायरेक्शन में स्ट्रेच निकालो, फॉर एग्जांपल ये तो हमारी बॉडी थी ना, ये हमारी बॉडी ऐसे है और अभी फोर्स लग रही है यहाँ पर आपको जो शेप में इंक्रीज हो रहा है वो डबल हो रहा है, लेकिन यहाँ पे शेप में इंक्रीज और डिक्रीज डबल नहीं होगा। यहाँ पे क्या होगा, ये होगा 1/दिस। अगर आपसे बोलते हैं कि लेटरल डायमेंशन में बताओ, लेटरल डायमेंशन में कितना स्ट्रेस हो रहा है, तो उसके लिए आपने लैम्डा के लिए ये पुट नहीं करनी, 2 नहीं पुट करनी, इसके लिए आपने 1/√2 पुट करनी है, जो कि ये आंसर आ जाएगा आपका। सही जो थोड़ा खास ख्याल रखना है। समझ आया?